हेलो स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो आज हम फाइंड करने वाले हैं कि 1 कूलम चार्ज की आखिर क्या वैल्यू होती है और उसे डिटरमिन करने के लिए हम कूलम्स लॉ का यूज़ करते हैं। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और ये एक दूसरे से R = 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स होगा उसका फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन R²। अब क्योंकि हमें यूनिट चार्ज को डिफाइन करना है इसलिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि Q1 Q2 = है 1 कूलम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R = 1 मीटर एंड ये जो कांस्टेंट है K इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा F = 9 × 10⁹ into 1 upon R², सॉरी 1²। तो F = हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन्स। तो हम डिफाइन कर सकते हैं when two charges are separated by 1 meter distance and attraction or repulsion forces between them is 9 × 10⁹ Newton, then both charges are said to be 1 कूलम चार्ज और यूनिट चार्ज। तो इस तरह से हम इसे ऐसा यूनिट में डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इसे CGS यूनिट में देखें तो CGS यूनिट में चार्जेस जो है उनकी यूनिट होगी 1 स्टेट कूलम, R = 1 सेंटीमीटर एंड K का वैल्यू होता है 1 CGS यूनिट के लिए। तो हम ये वाली वैल्यू हमारे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा F = 1 × 1 अपॉन 1²। ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। तो F = मिलेगा हमें 1 डाइन। तो इसका मतलब है when two charges are separated by 1 centimeter distance and attraction or repulsion forces between them is 1 time, then both charges are called 1 state coulomb charge। तो ऐसा यूनिट में हम कैसे डिफाइन करेंगे? यदि दो चार्ज एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और उनके बीच में 9 × 10⁹ न्यूटन का अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स है तो वो दोनों चार्जेस होंगे 1 कूलम चार्ज। एंड CGS यूनिट में यदि दोनों चार्जेस एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स 1 डाइन है देन दोनों चार्जेस 1 स्टेट कूलम होंगे। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन 1 कूलम एंड 1 स्टेट कूलम चार्ज। तो अभी कूलम लॉ की हेल्प से हमने प्रूव किया है यदि दो 1 कूलम के चार्ज एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन। और यदि दो 1 स्टेट कूलम के चार्ज, देखिए और देखिए, स्टेट कूलम के चार्ज एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स होता है 1 डाइन और 1 न्यूटन = होता है 10⁵ टाइम। तो हम ये वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा 1 कूलम स्क्वायर अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर = 9 × 10⁹ इंटू न्यूटन की जगह हम पुट कर देते हैं 10⁵ डाइन यहाँ से। तो हमें ये आगे मिलेगा 1 कूलम स्क्वायर अपॉन ये जो 1 मीटर डिस्टेंस है इसको मैं 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देता हूँ = 9 × 10⁹ इंटू 10⁵। तो ये हो जाएगा 9 × 5 14 इंटू 1 डाइन। तो 1 डाइन की क्या वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, ये रही। इसको पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 स्टेट कूलम स्क्वायर
अपॉन में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 1 कूलम स्क्वायर अपॉन में 1 2 3 4, या इसे हम लिख देते हैं 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्ट्रेट कूलम स्क्वायर अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10⁴। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया और 1 कूलम स्क्वायर इज इक्वल्स टू बचेगा, इसका हम मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻18 स्ट्रेट कूलम स्क्वायर। अंडर रूट कर देते हैं दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 1 कूलम, इसको अंडर रूट कर देते हैं पूरे को, तो 1 कूलम इज इक्वल्स टू 9 का अंडर रूट 3, 10⁻18 से बाहर आएगा 10⁹ और स्ट्रेट कूलम स्क्वायर का अंडर रूट स्ट्रेट कूलम। तो ये रिलेशन होता है स्ट्रेट कूलम और कूलम। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1 स्ट्रेट कूलम इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 10⁹ कूलम्स। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परमिटिविटी। एंड परमिटिविटी क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम which determine attraction or repulsion forces between two charges। मतलब परमिटिविटी एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से हम अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कूलम्स लॉ क्या है, F इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो एप्सिलॉन होता है इसी एप्सिलॉन को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और अब इस परमिटिविटी का फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा? यदि हम इस परमिटिविटी की वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इसकी वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? तो डेफिनेटली ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और यदि हम इस परमिटिविटी की वैल्यू को डिक्रीज करते जाएं तो इस अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। साइंटिस्ट ने देखा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस हैं ये सारे मीडियम में अलग अलग होते हैं। हो सकता है वैक्यूम में इन अट्रैक्शन फोर्सेस की वैल्यू डिफरेंट हो, वाटर के अंदर डिफरेंट हो, किसी एयर के अंदर डिफरेंट हो। तो ये क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि हर मीडियम का परमिटिविटी डिफरेंट होता है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट से हमने पाया कि ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स है किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में, ये वैक्यूम में मैक्सिमम होता है और इसका क्या मतलब है? यदि F मैक्सिमम होगा तो एप्सिलॉन मिनिमम होगा, तो वैक्यूम में एप्सिलॉन मिनिमम होता है। इसीलिए इस F की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो ये है सिग्निफिकेंस परमिटिविटी का। तो परमिटिविटी के बाद हम पढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये कोई भी दो मीडियम के परमिटिविटी का रेशियो होती है। इसे हम एप्सिलॉन या कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन R और K इज इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसे हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय
परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसे हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। तो हमें के का वैल्यू मिल जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से परमिटिविटी का हमें फॉर्मूला मिल जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 इंटू के, वेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन 0 इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम इस के की वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए निकालते हैं। के फॉर एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम के लिए के की वैल्यू लगभग इक्वल ही होती है। हम इसे कैलकुलेट करते हैं कितना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसके लिए, के इज इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और अभी हमारा मीडियम क्या है, वैक्यूम, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जो कि एप्सिलॉन 0 होती है, और इसके अपॉन में क्या आएगा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन 0। तो ये तो कैंसिल हो गए दोनों, तो के का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 1। इसका मतलब है कि एयर या वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1। तो हम देखते हैं डिफरेंट मीडियम्स के लिए इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है। तो एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1.00005, मतलब इसे हम वैक्यूम के आसपास कंसीडर कर सकते हैं, इसीलिए हम आगे वैक्यूम और एयर दोनों के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को 1 कंसीडर करेंगे। वैसे ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इन सभी की वैल्यू 1 के आसपास होती है, इसलिए आप चाहें तो इनमें से किसी की भी वैल्यू 1 ले सकते हैं। केरोसिन, वैक्स, इनकी ये वैल्यू दी हुई है, एम्बर, एबोनाइट, ग्लिसरॉल, माइका, ग्लास, वाटर। फिर आता है मेटल्स। मेटल्स जो है, मेटल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी लार्ज होता है, बहुत ज्यादा लार्ज होता है, और इसे हम इनफाइनाइट के आसपास कंसीडर करते हैं। अब इस के का जो सिग्निफिकेंस है, ये आप एक न्यूमेरिकल की हेल्प से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम देखते हैं वो न्यूमेरिकल। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम इज 800 न्यूटन, देन फाइंड अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम इन वाटर। तो हमें दिया हुआ है कि अट्रैक्शन फोर्स जो वैक्यूम है, वैक्यूम में हम कंसीडर कर लेते हैं F0, ये दिया है हमें 800 न्यूटन, और वाटर के लिए ये हमें फाइंड करना है, तो इसे हम डिनोट कर देते हैं FW, ये हमें फाइंड करना है। तो वैक्यूम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स का K Q1 Q2 अपॉन R², और इस K की वैल्यू होगी 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये इसमें आप कंफ्यूज ना मत होइएगा, क्योंकि ये जो K है स्मॉल k है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो F का ये वैल्यू हो गया, और ये जो एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैसे ही F का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ वाटर, Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये जो एप्सिलॉन है, इसकी वैल्यू हमने पहले फाइंड की है, जो कि होती है एप्सिलॉन 0 K। तो इसमें हम पुट कर देते हैं, हमें मिलेगा F इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा F0 अपॉन F इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R², और F का वैल्यू है 1/4
एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये पूरी क्वांटिटी कैंसिल हो गई, 4πε0 कैंसिल हो गया, और ये जो k है ये के पहुंच जाएगा ऊपर, तो हमें मिलेगा F0 अपॉन F इज इक्वल्स टू k। तो F0 इज अपॉन k इज इक्वल्स टू कैपिटल F। और वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 80.4, इसे हम अभी 80 ले लेते हैं। तो अब ये वाली वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 800 अपॉन 80 इज इक्वल्स टू F। तो F इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। इसका मतलब है कि यदि दो चार्जेस एयर में रखे हुए हैं तो उनके बीच में 800 न्यूटन का फोर्स है, और यदि उन्हीं चार्जेस को उठाकर हमने वाटर में रख दिया तो उनके बीच का फोर्स केवल 10 न्यूटन रहा। और ये हमें किसकी हेल्प से पता चलता है? इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हेल्प से। और आगे जाकर हम जब भी कभी कूलम्ब्स लॉ का यूज करेंगे तो हम उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है द रीजन अराउंड एनी चार्ज where a unit positive charge can experience attraction or repulsion force is called electric field of that charge। इसका मतलब है कि किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया जहां पर कोई भी एक चार्ज आने पर अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे कि हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है, एक चार्ज से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो अभी वो इसके कारण कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन को फील नहीं करेगा, लेकिन ये यहाँ से बढ़ना शुरू करता है, आगे आता है, आगे आता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर वो जैसे ही आता है तो ये चार्ज उसको अट्रैक्ट या रिपेल करने लगता है। तो यहाँ से समझ में आता है कि ये चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो चुका है। इसे हम और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं? जैसे अर्थ है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। यदि कोई भी सैटेलाइट फ्री स्पेस में ट्रैवल कर रहा है तो वो अभी ग्रेविटी से अनअफेक्टेड है, लेकिन वो जब अर्थ के और पास आता जाएगा, एक लिमिट के बाद वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा और अर्थ में आकर गिर जाएगा। तो सेम टू सेम ये होता है किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसा दिखाई देता है, ये देखिए। तो इस इमेज में आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक छोटे से स्फेरिकल चार्ज से बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इसी तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस क्यू चार्ज, तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ जाता हुआ। और जब हम किसी नेगेटिव चार्ज को लेते हैं तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं अंदर की तरफ आता हुआ। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने डेफिनेशन में लिखा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यदि हम एक पॉजिटिव चार्ज को इस रीजन में ले आएंगे तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये दोनों लाइक चार्जेस हो गए तो उसे रिपेल करेगा तो फोर्स कहाँ लगाएगा, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन यदि एक चार्ज को हमने यहाँ पर प्लेस किया है तो अब ये अनलाइक चार्जेस हो गए, इसलिए ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं अंदर की तरफ। तो ये जो लाइन होती है, ये जो हमने लाइन बनाई है, इन्हें हम कहते हैं लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्स की लाइन है, ये फोर्सेस को आगे की तरफ पुश कर रहा है, तो ये है लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसके बारे में हम आगे जाकर और स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कितना ज्यादा है। कोई भी जो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स है, दूसरा जो चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, तो आखिर वो कितना है उसे हम डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो हम इसे डिफाइन करते हैं द अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय
a unit positive charge in the electric field is called intensity of electric field. इसका मतलब है कि हमारे पास यदि कोई एक चार्ज है, कंसीडर कीजिए, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसे हम Q0 ले लेते हैं। तो ये जितने भी अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा होगा उसे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम फाइंड करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये वाला जो Q1 है ये प्लस Q चार्ज है, और ये जो Q2 है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो F इज टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अट्रैक्शन फोर्स के बराबर होती है जब ये जो Q0 है इसकी वैल्यू कितनी हो जाए 1। ये Q0 है यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, और ये जो Q0 है इसकी वैल्यू हमने 1 पुट कर दी है। तो E का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ये रहा। और यदि हम इसे एयर और वैक्यूम के लिए देखें, फॉर एयर और वैक्यूम K इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो E का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। और यदि हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर का। तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा E वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर और इंटू R कैप, और R कैप का वैल्यू होता है वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R, मतलब वेक्टर R अपॉन R। तो इसका वैल्यू हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R वेक्टर अपॉन R, जो कि हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर। तो ये दो वेक्टर फॉर्म में हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम अज्यूम करते हैं लेट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 is placed in electric field of a charge Q, then electrostatic force F का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा F अपॉन E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन अब यहाँ से ये क्वांटिटीज कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बचेगा F अपॉन E इज इक्वल्स टू Q0,
और F की वैल्यू हो जाएगी Q नॉट इंटू E। तो यही रिलेशन होता है और इसी रिलेशन की हेल्प से हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो E इज इक्वल्स E का यूनिट हो जाएगा SI यूनिट, F का यूनिट होता है न्यूटन और Q का यूनिट होता है कूलम। तो ये हो जाएगा न्यूटन कूलम इनवर्स। और CGS यूनिट में फोर्स का यूनिट होता है डाइन, चार्ज का स्टेट कूलम, डाइन पर डाइन स्टेट कूलम इनवर्स।